स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व गुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स की जो हमारी सीरीज़ थी उसमें 8th क्लास तक के शॉर्ट नोट्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज से हम लोग 9th क्लास का जो है सीरीज़ है उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट और ये समझिए कि आपका 8th 9th 10th, ठीक है, इन ये जो तीनों मतलब आपकी क्लास हैं, ठीक है, इनमें से इनकी साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स के ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में देखते हैं क्या होता है। हर वह वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आपके इर्द गिर्द मतलब आपके चारों ओर अगर आप देखें तो हर वो चीज़ जो स्थान घेर रही है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और उसकी फॉर्म में मतलब एयर भी पदार्थ की ही फॉर्म में आएगी। तो एयर भी, अगर एक कोई रूम है जिसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसमें क्या ऑक्यूपाई कर रहा होगा, एयर ऑक्यूपाई कर रही होगी स्पेस को। ठीक है, तो वो भी पदार्थ में ही आ जाएगी। फिर पदार्थ की दो प्रकृति होती है, एक होती है भौतिक और एक होती है रासायनिक। ठीक है, फिजिकल और जो है केमिकल होती है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक नोट दिया गया है। आयतन का मात्रक, कुछ यहाँ मात्रक हैं। देखिए, आयतन का जो मात्रक होता है वो 1 घन मीटर होता है। ठीक है, और लीटर के फॉर्म में भी इसे कहा जाता है। 1 घन मीटर जो होता है, 1 घन मीटर का हो या फिर लीटर का हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है वो 10⁻³ जो है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थे आयतन के कुछ मात्रक थे। ठीक है, अब आगे देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब यहाँ पे जो पदार्थ हैं उनके जो कण हैं उनकी क्वालिटीज़ की बात मतलब के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो उसी के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि वो जो पदार्थ है वो किस किस स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। पहली चीज़ तो यही होती है कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण देखिए, जैसे नमक का घोल जिसमें नमक के कण पानी में रिक्त स्थानों में आसानी से वितरित हो जाते हैं। जैसे क्या है, हमने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला। ठीक, तो नमक को हम जब उसको घोलते जाएंगे थोड़ी देर बाद क्या पता चलेगा कि वो नमक पूरी तरीके से उसमें घुल गया, मतलब कि वाटर ही वाटर दिखेगा। इसका सिंपल जो है मतलब यहाँ पे यही है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा, और जिन जो स्पेस किसने फुलफिल कर दिया होगा, नमक ने फुलफिल कर दिया होगा। ये और भी ज़्यादा क्लेरिफाई तब होता है जब हम जो है और नमक घोलते हैं और वो सिचुएशन आ जाती है जिसमें जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस वाटर का जो होगा वो नमक की वजह से पूरा भर गया होगा। ठीक है, मतलब इस स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका होगा, अब उसमें और जगह नहीं है तो नमक घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ का कण निरंतर गतिशील। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे देखिए, जल से भरे बीकर में एक बूंद स्याही का एक समान रूप से फैल जाना। जल से भरा हुआ पूरा एक बीकर है, उसमें अगर एक बूंद स्याही हम डाल दें तो थोड़ी देर बाद वो पूरे वाटर में मतलब चाहे ऊपर की सरफेस मतलब ओवरऑल फैल जाएगी। ठीक है, हमें उसको किसी भी तरीके से हमें इसको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप मतलब कि इसमें घुल जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्याही के जो कण हैं वो भी मूव कर रहे होंगे, वाटर के कण भी मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। अतः ताप बढ़ाने पर, और लेकिन अब हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी भी पदार्थ का तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उतनी ही तेज़ी से जो एक मतलब पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में मिलेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूज़न। ठीक है, क्या होती है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ हैं, अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं, जो वो आपस में अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप अगर वो मिले जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, डिफ्यूज़न कहलाता है या फिर विसरण कहलाता है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता ही है, तो वो उन स्थानों को फुलफिल करने के लिए दूसरा पदार्थ उसमें आ जाता है, इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, तो विसरण की प्रोसेस तब होती है।
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो वो आपस में स्याही आखिर कैसे पूरे वाटर में फैल गई होगी, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल उसकी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तभी तो मतलब कि जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली होगी। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन हर एक पदार्थ में अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया पदार्थ की अवस्थाएं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ी सी स्टार्ट होती हैं। विसरण भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, 3 रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में देखिए, ठोसों का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, इनकी सीमाएं एकदम बराबर होती हैं। ठीक है, स्थिर आयतन होता है, इनका आयतन फिक्स होता है, यानी और नगण्य संपीड्यता। संपीड्यता मतलब कि हम उनको प्रेस करके या उनका हम शेप साइज चेंज नहीं कर सकते ठोस का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम बाह्य बल अगर लगाते हैं, बाह्य बल लगाने पर ठोस पदार्थ टूट सकते हैं, परंतु इनका आकार चेंज नहीं होता। इसी में ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, अन्य कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ ऐसे ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ, जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनका आकार तो बदलता है, परंतु बल हटाने पर वापस वो अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। मतलब बल लगा रहे हैं तो आकार चेंज हो रहा है, लेकिन वो अगर हटा रहे हैं तो वापस से अपनी पहली अवस्था में आ जा रहे हैं। जैसे रबर बैंड, रबर बैंड में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है, और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं वापस वो अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। और स्पंज, स्पंज में भी सेम प्रोसेस होती है। और लेकिन यहाँ पे देखिए, स्पंज में संपीड़न जो होता है, जो उसका प्रेस करने मतलब कि जितना ज़्यादा वो दब सकें। ठीक है, तो जो संपीड़न जो होता है वो स्पंज में संभव है। ठीक है, नमक है, शर्करा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब में क्या होता है कि प्रेस करने पर, यहाँ पे ये बताए गए, कुछ ठोस पदार्थ पर बल लगाने पर उनका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, और हटाने पर वापस से अपनी जगह पे आ जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो रबड़, स्पंज हो जाएंगे। इसके अलावा नमक और शर्करा भी जो है ठोस में ही आ जाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट में, सॉफ्ट उसमें, क्योंकि इनका भी शेप और साइज लगभग इक्वल होता है। ठीक है, पार्टिकल्स इनके अलग अलग होते हैं, इस वजह से हो जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे देखें कि ये सारी जो रबर बैंड है या स्पंज है, ये सारी भी चीज़ें जो है वो ठोस के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखिए, अब है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या है? द्रव तरल माध्यम में होते हैं। द्रव का आकार नहीं, आयतन निश्चित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्रव के बारे में। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आयतन, वॉल्यूम जो होता है वो निश्चित होता है। द्रवों में बहाव का गुण होता है। ठीक है, बहने का गुण होता है। ठोस जो होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स्ड होता है, इनका सिर्फ आयतन फिक्स्ड होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ठीक है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलने की जो प्रोसेस है वो द्रवों में ज़्यादा होती है। द्रवों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो भी इनमें ज़्यादा होता है। फिर आती है गैसीय अवस्था। गैसों की संपीड्यता ठोसों एवं द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखिए, एलपीजी है, एलपीजी को कहा जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम गैस है उसको इतना ज़्यादा संपीड़ित किया जाता है कि वो जो गैस होती है वो इतना ज़्यादा संपीड़न उसका किया जाता है कि छोटे से सिलेंडर में वो एक लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। इस वजह से हम उसको एलपीजी कहते हैं। ठीक है, और सीएनजी भी वही, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी इस सेम प्रोसेस की जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ऑक्सीजन को सेम तरीके से लिक्विड फॉर्म में करके रखा जाता है। तो देखें, तो गैसों की संपीड्यता जो होती है वो ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों में सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक, आगे देखिए, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे कहा गया है कणों की जो तेज गति होती है या अत्यधिक रिक्त स्थान है उनके कारण, ये गैसों के बारे में ही प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि गैसों का अन्य गैसों में विसरण, जैसे विसरण की जो प्रोसेस होती है, इतना ज़्यादा इनमें स्पेस होता है कि अगर आप किसी परफ्यूम, जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में जा रहे हैं, वहाँ पे कोई परफ्यूम आप जो है स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड कर रहे हैं, तो स्प्रेड करेंगे थोड़ी ही देर में उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। क्या इसका क्या मतलब है कि जो गैस होती हैं उनका अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि रूम में क्या होगी, एयर होगी, और जो हम जो है स्प्रे करेंगे परफ्यूम वगैरह को, तो वो एयर के जो पार्टिकल हैं उनका स्पेस जो होगा खाली, उसको फुलफिल कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जल जो होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल ठोस अवस्था में बर्फ के फॉर्म में होता है, द्रव में जल के फॉर्म में होता है, और गैस में जलवाष्प के फॉर्म में होता है। पदार्थों का तापमान परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, ये दूसरी क्वालिटी हो जाएगी इसकी, कि पदार्थ जो होते हैं उनका अगर हम तापमान चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, तो उसका
चेंज करने पर उन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। अगर ठोस जो है उनका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी गतिज ऊर्जा, उनमें पार्टिकल जो होते हैं उनकी बढ़ जाएगी। इसका कारण क्या होता है? जिसके कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगेंगे, तो पार्टिकल की जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कंपन उनमें तेजी से होने लगेगा, जिससे क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ये बर्फ का जो वाटर है उसमें कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस बताई गई है। ठीक है, कि मतलब हमने टेम्परेचर दिया, तापमान हमने बढ़ाया बर्फ का, ठीक है, तो उनके पार्टिकल बहुत तेजी से जो है मतलब उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लग गई, और फिर वो किस में हुआ? जब वो एनर्जी की फॉर्म में ऊष्मा उत्पन्न करने लगा तो वो जो बर्फ थी वो पिघल करके वाटर के फॉर्म में हो गई। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गलनांक। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को भी दर्शाता है। जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो उन कणों के बीच का या ठोस का, ठीक है, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है उनको भी दिखाता है कि कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। ठीक है, बर्फ का गलनांक, ये जो है क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। संगलन क्या होती है? संगलन वो प्रोसेस होती है, मतलब हम इसे गलने की प्रक्रिया कहेंगे, यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में जो है गल करके द्रव का फॉर्म कर लेना, यही संगलन कहलाता है। इसके बाद है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, फिर आती है प्रसुप्त ऊष्मा। प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, जो उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा, उस पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, संगलन की वो प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। वही गलने की वो क्या कहलाती है? प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो मतलब प्रसुप्त ऊष्मा वो है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा ही, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ठोस हमने ले लिया 1 किलोग्राम ठोस, ठीक है, उनका जो जो भी मेल्टिंग पॉइंट है उसी में ही जो उनको टेम्परेचर दिया जाएगा, यानी कि वो जो ठोस है वो जितने जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है और जितना उसको मेल्टिंग पॉइंट पे जितना टेम्परेचर दिया जा रहा है और वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जा रहा है, तो वही टेम्परेचर ही क्या कहलाती है? हमारी प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, फिर आता है ऊर्ध्वपातन, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी पदार्थों की द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, पदार्थ जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जाता है ना, ठोस पहले द्रव में कन्वर्ट होगा, फिर द्रव जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वाटर। ठीक है, वाटर की जो फॉर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे पदार्थों की द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। और यहाँ पे दूसरी एक और प्रोसेस है, गैस से सीधे ठोस बनाने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। ये भी है कि गैस से डायरेक्ट ठोस, यानी गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में ना होकर के ठोस डायरेक्ट बन जाए, निक्षेपण कहलाता है, और ठोस लिक्विड फॉर्म में ना होकर के डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ पे देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव यहाँ दिखाया गया है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर पर उसको जो है संग्रहित, इकट्ठा करके वही संपीड़ित करके रखा जाता है। तो एक एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर संग्रहित करके ठोस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वायुमंडलीय दाब पर जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहा जा रहा है, वो द्रव अवस्था में लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। इसी वजह से इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई है, इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दाब का मात्रक दिया गया था। दाब का मात्रक अगर एसआई पद्धति में देखें, ठीक है, तो एसआई पद्धति में दाब का मात्रक जो होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, जिसे पीए भी कहा जाता है। और एक एटमॉस्फेयर, एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक, ये मतलब इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर है, ये तीनों अवस्थाओं की दिखाई गई है। ठोस है, ठीक है, ठोस क्या होता है? जब उसका संगलन होता है, यानी ठोस गलेगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? द्रव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यही द्रव का वाष्पीकरण होगा तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो गैस है उसका निक्षेपण होगा, जब वही गैस से डायरेक्ट ठोस में जब बन रहे हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है? निक्षेपण कहलाती है। या
ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोसेस ऊर्ध्वपातन कहलाती है, या द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो जमना कहलाएगा, और गैस का द्रव में कन्वर्जन जो होता है वो संघनन कहलाएगा। गैस का द्रव में कन्वर्जन मतलब जैसे भाप है, वो जलवाष्प है, वो भाप के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में उठ रही है, ठीक है, हमने उसको जो है किसी ढक्कन वगैरह से ढक दिया तो ठंडी होने पर वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगी द्रव में। तो वो जो ठंडी होने के बाद ड्रॉपलेट की जो फॉर्म होती है वही संघनन होती है, ठीक है। जमना और संगलन तो आप जानते ही हैं। निक्षेपण और ऊर्ध्वपातन अभी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? इवेपोरेशन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक यानी कि कोई पदार्थ है जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम ही ताप पर, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने से पहले ही वो उसका जो है कम टेम्परेचर पे ही वो जो द्रव वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, वही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण की प्रोसेस कहलाती है। वाष्पीकरण की जो दर होती है वह सतह क्षेत्र पर तथा तापमान में वृद्धि से बढ़ती है। अगर सतह क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, ठीक है, या फिर तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो ये वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। तभी तो धूप वगैरह में आपने देखा होगा, गर्मियों के दिनों में छत पे अगर आप थोड़ा सा भी पानी डालेंगे, छत का एरिया जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा पानी डालेंगे थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप किसी कटोरे, उतना ही पानी किसी कटोरे या मतलब क्षेत्र उसका कम कर दीजिए तो थोड़ी देर मतलब उसको टाइम लगेगा उसको इवेपोरेट होने में, ठीक है। आर्द्रता में कमी से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा नमी में कमी रहेगी उतनी ज़्यादा वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वायु भी जो है इवेपोरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसमें स्पीड जैसे ही बढ़ेगी इवेपोरेशन की प्रोसेस बढ़ जाएगी। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए, अब ये जो वाष्पीकरण की प्रोसेस होती है इसमें ऊर्जा लगती है, ठीक है, तो ये इसमें जो ऊर्जा यूज़ होने के बाद जो है मतलब कम हुई ऊर्जा है उसको पुनः कैसे प्राप्त किया जाएगा? पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आसपास से ऊर्जा, द्रव के जो कण होते हैं अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और जिसके कारण क्या होता है? वाष्पीकरण के समय में जो ऊर्जा लग रही है, अब उसकी जो है पूर्ति करने के लिए जो पार्टिकल होते हैं वो आप अपने आसपास के एरिया की जो है हीट या टेम्परेचर होता है उसको ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आसपास का जो क्षेत्र होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो होती है वो हमारी बॉडी भी करती है, और जो मटका या घड़ा वगैरह जो होता है वो भी यही प्रोसेस करता है, ठीक। फिर देखिए, सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। सूती कपड़े जो होते हैं इनमें जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। जितना ज़्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ज़्यादा मतलब टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर या बॉडी का टेम्परेचर यूज़ हो करके एवापोरेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद बॉडी मेंटेन करने के लिए जो है इधर उधर के पार्टिकल जो होंगे वो इधर उधर से वो लेंगे हीट, ठीक है, जो भी एनर्जी है, तो पूरी बॉडी का बाकी का एरिया जो होगा वो ठंडा हो जाएगा। नोट यहाँ पे दिया गया है कि अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। पहले हम लोग ने 3 पढ़ी थी, अब कितनी अवस्थाओं की चर्चा होती है? 5। कौन कौन सी है? पहली है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। 5वीं है प्लाज्मा। तो ओवरऑल देखें तो कितनी हो जाएंगी? 2 एक्स्ट्रा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है और एक प्लाज्मा है। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में देख लें। प्लाज्मा क्या होता है? इस अवस्था में जो कण होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। प्लाज्मा के फॉर्म में जो कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। आयनीकृत गैस जो है फ़ौरन से फ़ौरन किसी न किसी से रिएक्शन करने के में रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड रहते हैं पार्टिकल। गैस के स्वभाव के अनुसार क्योंकि इसका भी जो आयनीकृत गैस कहा गया ना, इसलिए स्वभाव कैसा है? गैस वाला। तो इसके अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक भी होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो सूर्य और तारे जो होते हैं उनमें भी प्लाज्मा ही होता है, जिसकी वजह से इसमें चमक होती है। आपने देखा होगा फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब जो होता है, इसमें जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है? वो भी प्लाज्मा जो होता है उसी की वजह से होती है, ठीक है। तो ये तो एक जो है 4 जो हमारी स्टेट थी वो हो गई। 5 वाली जो स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये क्या है? भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब योगदान है वो सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन का है, ठीक है। तो देखिए अब ये इसमें होता क्या है, ये जो मतलब कि
जो कंडेंसेंट वाली बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट वाली जो ये पूरी अवस्था है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 2001 में अमेरिकी वैज्ञानिक एरिक ए कॉर्नल और कार्ल ई पैमन को नोबेल पुरस्कार मिला गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिक हैं कौन, एरिक ए कॉर्नल, ठीक है, और कार्ल ई पैमन, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसके, उसमें ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है इसकी अवस्था को प्राप्त करने में, ठीक है। भविष्यवाणी उन लोगों ने की है, बोस और जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, लेकिन मेन इनको खोजने का काम किसने किया है, एरिक ए कॉर्नल और कार्ल ई पैमन ने, ठीक है। सामान्य वायु की घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके बीईसी तैयार होता है। बीईसी कैसे तैयार किया जाता है, सामान्य वायु के घनत्व, नॉर्मली जो वायु का घनत्व होता है वो उसका जो 1,00,000वां भाग होगा, उतने मतलब 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली, ठीक है, 1,00,000वें भाग जितना जो घनत्व कम होगा उतनी घनत्व कम वाली गैस को बहुत ही ज़्यादा कम तापमान पर उसे ठंडा करके बीईसी को प्राप्त किया जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे जो हमारा पूरा जो चैप्टर था वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मतलब कि जितना कोशिश हो सके शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।